गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे सॉइल इन्वेस्टिगेशन के बेसिक की ज़रूरत है। तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है सॉइल के क्लासिफिकेशन की। फिर हम जाते हैं ग्राउंड वाटर एनालिसिस, सॉइल की स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, सेटलमेंट एनालिसिस एंड हैजार्ड असेसमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम जाएंगे साइट एक्सप्लोरेंस स्टेप्स पे। पहले हम साइट पर जाके नेक्स्ट की स्टडी करेंगे, फिर साइट को जाके रिकॉग्नाइज़ करेंगे। रिकॉग्नाइज़ करने के बाद जहाँ पे टेस्ट परफॉर्म होने वाला है तो हम टेस्ट करेंगे, या तो एसपीटी होगी मतलब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, या सीपीटी होगी, या सॉइल सैंपल वहाँ से लेंगे। उस सॉइल सैंपल को हम लैब में टेस्ट करेंगे बाय एन अटरबर्ग लिमिट, देन अटरबर्ग लिमिट या फिर ट्राइएक्सल टेस्ट। उसके बाद हम परमेबिलिटी टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे। जो साइट पे हम एसपीटीएन वैल्यू का जो डेटा लेकर आते हैं वो जो पूरा डेटा होता है बोरहोल में कंसीडर होता है, उसमें एसपीटीएन वैल्यू कंसीडर होती है। उस एसपीटीएन वैल्यू से ही हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं कि सॉइल क्ले है या बेड रॉक है। तो उससे हम जब सेटलमेंट देंगे या मतलब फाउंडेशन जो भी प्रेफर होगा हम उस हिसाब से देंगे। अगर पाइल फाउंडेशन प्रेफर होगा उस बिल्डिंग या स्ट्रक्चर पर तो हम पाइल फाउंडेशन देंगे। बट हमें इम्पॉर्टेंट रूल ये चीज़ रखना है कि जब भी हम सेटलमेंट दें तो कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी, जैसे कोलैप्स की, लिक्विफिकेशन की और एक्सपेंसिव सॉइल, ये तीनों बहुत मेन क्राइटेरिया होते हैं इसमें। नेक्स्ट है सॉइल का क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग मेथड्स होती हैं। या तो पहले अपन जैसे सॉइल साइट से जो भी सॉइल सैंपल आया उसका हम कलर देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे, ऑर्डर्स देखेंगे। फिर हम उससे ग्रेन साइज एनालिसिस, फर्स्ट जो मैंने बताया जो देखने का है वो विजुअलाइज आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। सेकंड स्टेप जाए जैसे ग्रेन साइज एनालिसिस में, तो हमारे पास सीव्स होती हैं। आपने पढ़ा होगा सीव्स जो 4.75 मीटर, 2.3611 mm या 0.775 2.36 mm की जो सीव्स होती हैं वो पूरा डेटा एनालिसिस करने के लिए ही होती हैं। तो हम 1 बाय 1 स्टेप्स सीव्स को रखेंगे और उसे सीव्स से पास आउट करेंगे। जो भी पार्टिकल रिटेन रहेगा या पास आउट हो जाएगा उसके हिसाब से अपन लोग सॉइल का क्लासिफिकेशन देंगे। तो जो भी ग्रेवल और सिल्ट और क्ले वाले पार्टिकल्स है वो अलग अलग सीव्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, या पास आउट हो जाएंगे या फिर रिटेन्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट आती है अपनी अटनबर्ग लिमिट। अटनबर्ग लिमिट में आती है एलएल लिक्विड लिमिट, पीएल प्लास्टिक लिमिट और पीआई मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो जब हम लिक्विड लिमिट करते हैं वो वाटर परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं कि हम वाटर में कितना परसेंटेज ऐड करेंगे। है जो पीआई निकलती है वो एलएल माइनस पीएल से पी प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकलता है। इससे भी हमें सॉइल का क्लासिफिकेशन समझ में आता है कि सॉइल हाईली प्लास्टिसिटी है या मीडियम प्लास्टिसिटी है या लो प्लास्टिसिटी है या फिर सैंडी है, जो भी है। नेक्स्ट है सॉइल ग्रुप सिंबल्स। सॉइल ग्रुप सिंबल जैसे हमने ये सारी टेस्टिंग परफॉर्म की उसके बाद हम सॉइल क्लासिफिकेशन के सिंबल्स के ऊपर जाएंगे। अलग अलग कोड्स होते हैं जैसे वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स होते हैं, क्ले, लो प्लास्टिसिटी क्ले, हाई प्लास्टिसिटी क्ले, ऑर्गेनिक क्ले, ये सारे जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आता है आईएस जो मेन हम यूज़ करते हैं आईएस 1498। ये इंडिया स्टैंडर्ड है जिसमें ग्रेन साइज एनालिसिस और प्लास्टिसिटी एनालिसिस होता है। यूएससीएस भी है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, इसमें भी ग्रेन साइज एनालिसिस और अटनबर्ग लिमिट आती है। अस्तु क्लासिफिकेशन में ग्रेन साइज और रोड परफॉर्मेंस के लिए आती है। ये कुछ आईएस कोड है या स्टैंडर्ड्स हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन के ज़रिए। कोर्स ग्रेन सॉइल में, कोर्स ग्रेन सॉइल जिसके पार्टिकल साइज़ ज़्यादा होता है, साइज़ बड़ा होता है, उसको कोर्स ग्रेन साइज़ बोलते हैं। जैसे वेल ग्रेवल जीडब्ल्यू, पुअरली ग्रेवल जीपी, एसएम सिल्टी सैंडी, एससी क्लेई सिल्टी सैंडी ग्रेवल्स, ये सब इसमें आता है। फाइन ग्रेन जिसमें पार्टिकल साइज़ बहुत कम होते हैं और 4.75 से नीचे वाली जो सीप से पास आउट हो जाते हैं, जैसे लो प्लास्टिसिटी सीएस, सीआई, एमएल, ऑर्गेनिक एस, इसमें सिल्ट और क्ले कंटेंट आता है। अदर सॉइल की बात करें ओएल, ओएच और पीटी, ये ऑर्गेनिक और पिट सॉइल होती है जो नॉर्मली गार्डन्स वगैरह में मिलती है।
तो इन सब के क्लासिफिकेशन के बाद हमें फाउंडेशन डिज़ाइन करना पड़ता है। जो भी क्लासिफिकेशन आए उसके प्रेफरेंस में हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे सेलो फाउंडेशन देना है या डीप फाउंडेशन देना है। एक ये ट्रायंगुलर टेक्सचरल ट्रायंगुलर है जिससे सैलो, सिल्टी, क्ले ये सब का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, आज तो हम मोस्टली हाईवेज़ में यूज़ करते हैं, रोड्स एंड एग्रीकल्चर में हाईवे एंड सॉइल स्टेबिलिटी यूज़ करते हैं, और इंडिया में 1498 इंडिया में यूज़ करते हैं और USCS ग्लोबल में यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सॉइल स्ट्रेंथ पे। जैसे हमने सारी टेस्टिंग कर ली, तो सॉइल की स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए हमारे पास होना चाहिए कोहेज़न। तो कोहेज़न वो होता है जहाँ पे पार्टिकल्स की इंटरनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। इंटरनल फ्रिक्शन, ग्रेन का इंटरलॉकिंग फ्रिक्शन जो होता है वो इंटरनल फ्रिक्शन होता है, जिससे ही इफेक्टिव स्ट्रेस जनरेट होती है फ्रिक्शन एंगल से। इससे C और फाई कैलकुलेट होता है। ठीक है, और इफ़ेक्टिव स्ट्रेस जो होती है ओवरबर्डन प्रेशर से भी निकलती है। लैब में हम कोहेसिव सॉइल के लिए मतलब जब हाईली प्लास्टिसिटी सॉइल हो तो हाई कोहेजन होता है। कोहेजन में सी मॉइस्ट और प्लास्टिक कंडीशन में हम करते हैं, कन्फाइनिंग प्रेशर से हम निकालते हैं ये चीज़ें। ग्रेन्यूल सॉइल में सैंड और ग्रेवल्स आते हैं, ये भी हाई फ्रिक्शन वैल्यू देते हैं लूज एंड डेंस सैंड के मामले में। शेयर फेलियर की बात करें तो शेयर फेलियर में एक स्लिप प्लेन होता है, शेयर स्ट्रेंथ वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में जो शेयर फेलियर होता है। इसमें बियरिंग कैपेसिटी फेलियर भी, फाउंडेशन अगर सिंक कर जाए तो बियरिंग कैपेसिटी फेलियर कहलाता है। मेनली इस सॉइल स्ट्रेंथ में हम C मतलब कोहेजन, फाई मतलब फ्रिक्शन एंगल और डैश मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस हम कैलकुलेट करते हैं। अब फाउंडेशन की बात करते हैं। जब हमने स्ट्रेंथ निकाल ली तो हमें ये पता चल जाता है लैब टेस्टिंग के ज़रिए, और स्ट्रेंथ निकालने के बाद हमें पता चल जाता है हमें कौन सा फाउंडेशन प्रेफर करना चाहिए। तो SPTN वैल्यू जो मैंने बताई थी, लो अगर N इज़ लेस देन 10 और मीडियम में 10 to 25 के बीच में रहती है। सॉइल के टाइप पता चल जाते हैं, वो लूज सॉइल है या सॉफ्ट सॉइल है या मीडियम डेंस सॉइल है या फिर हार्ड या रॉकी सॉइल है। लोड का भी पता चल जाता है, लाइट लोड है या हैवी लोड है इंटेंसिटी से। फिर हम प्रेफर करेंगे फाउंडेशन। अगर सेलो फाउंडेशन होगा तो हमें 2 से 3 मीटर डेप्थ तक हम सेलो फाउंडेशन रखते हैं। स्टेबल सॉइल लो टू मॉडरेट लोड्स के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसमें वाटर टेबल बहुत कम होता है। मतलब सेलो फाउंडेशन की बात करें तो स्टेबल होता है और मीडियम सॉइल के लिए यूज़ होता है, लो टू मॉडरेट लोड के लिए ही प्रेफर करते हैं, और इसमें वाटर टेबल कम होता है। नेक्स्ट हम डीप फाउंडेशन की बात करें तो डीप फाउंडेशन में हम प्रेफर करते हैं पाइल फाउंडेशन और ड्रिलिंग शाफ्ट कैजन्स यूज़ करते हैं। ये बहुत पीक सॉइल कंडीशन में हमें इसे यूज़ करना पड़ता है। ये इसमें हाई लोड्स की रिक्वायरमेंट होती है, लूज एंड सॉफ्ट सॉइल के लिए यूज़ होता है, और हाई वाटर टेबल होता है। मतलब सैलो के जस्ट अपोजिट ही होता है, क्योंकि ये पीक सॉइल कंडीशन में यूज़ होता है। हाई लोड्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब लोड इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसकी नीचे की जो सॉइल रहती है वो लूज रहती है और हाई वाटर टेबल होता है। ठीक है, थर्ड है हम राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन को ही हम मैट फाउंडेशन या राफ्ट स्लैब कहते हैं। ये डिफरेंशियल सेटलमेंट के लिए यूज़ होता है। इसमें जो सॉइल होती है वो कंप्रेसिबल क्लेई होती है, अनइवन सबसाइडेंस रहती है और लार्ज फुटप्रिंट्स हमें मिलते हैं। अभी हमें की पॉइंट्स क्या याद रखने, जैसे बियरिंग कैपेसिटी में सेफ लोड होना चाहिए। सेटलमेंट की बात करें तो एग्जेसिव मतलब अदर जो सेटलमेंट या वो चीज़ें होती हैं उसे अवॉइड करना चाहिए। ग्राउंड वाटर टेबल, डी वाटरिंग की अगर ज़रूरत है तो वो भी देखना है। कॉस्ट बजट में है या साइड कंस्ट्रेंट क्या है, वो सारी चीज़ें हमें इस फाउंडेशन में देखनी होती है। नेक्स्ट आता है सॉइल हज़ार्ड असेसमेंट। इसमें क्या होता है, लिक्विफिकेशन होते हैं, कोलैप्सिबल सॉइल होती है, एक्सपेंसिव क्ले होती है और लैंडस्लाइड होती है। अगर हम लिक्विफिकेशन पर जाएं तो ये सैचुरेटेड और लूज सॉइल के अंदर आता है। मतलब वहाँ पे बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो पास में नदी तालाब जो भी रहता है तो वो सैचुरेटेड जो नीचे की जो सॉइल रहती है वो पूरे टाइम से लूज टाइप की रहती है। कोलैप्सिबल सॉइल क्या होती है, जैसे सडन कोलैप्सिबल सॉइल में क्या रहती है, जब का सेटलमेंट अगर कोलैप्सिबल सॉइल का हो तो सडन सेटलमेंट होता है, कभी भी गिर सकता है या लंबे टाइम तक चल भी सकता है। ये अधिकतर एराइड या लॉइजी सॉइल रहती है उसके अंदर आता है।
एक्सपेंसिव क्ले सॉइल मोस्टली हम ब्लैक कॉटन सॉइल को कहते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल होता है हाई प्लास्टिसिटी क्ले के कंसीडर में आता है। इसमें मॉइस्चर इनफिल्ट्रेशन होता है, मतलब सेटलमेंट हो सकता है। लैंडस्लाइड्स की बात करें, स्टीप स्लोप्स रहते हैं, मतलब आड़ी टेढ़ी ज़मीन से बोलना चाहिए, एलिवेशन सही नहीं हो पाता है, तो सॉइल का मूवमेंट रेगुलरली या इरेगुलरली होता रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होते होते, इसीलिए लैंडस्लिप्स की साइड होती है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, साइट इंस्पेक्शन में जब हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले स्लोप का, ड्रेनेज का, क्रैक्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं तो एसपीटी एट्रिबल लिमिट का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर आईएस कोड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट होने चाहिए विथ प्रॉपर डेट एंड वैलिडेशंस में। हाइड्रोलॉजी की बात करें तो वाटर टेबल और सीपेज की प्रॉब्लम जिस एरिया में हो रही है वो भी एग्जैक्टली चीज़ लेना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हमने प्रॉपर तरीके से ली तो रिस्क एनालिसिस में हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे सेटलमेंट फेलियर के बहुत कम चांसेस होते हैं। स्टेबिलिटी और मिटिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्थक्वेक रिस्क या फ्लड प्रोन एरिया और एक्सपेंसिव सॉइल साइट अनस्टेबल स्लोप्स जो रहते हैं उस पर ये बहुत ही टिपिकल माना जाता है। इसीलिए सॉइल की टेस्टिंग करना और ये जो कंडीशंस होती हैं उनको मेन ध्यान रखना करके टेस्टिंग की जाती है और उस हिसाब से हमें फाउंडेशन डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि सेटलमेंट हो, प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट हो सके और हमारा कंस्ट्रक्शन या जो भी प्रोजेक्ट है वो फेल ना हो।